तो आज मार्वल को शुरू हुए 15 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, जहाँ पे टोटल 37 मूवीज और 10 से भी ज्यादा सीरीज एग्जिस्ट करती है अब मार्वल स्टूडियोज में, जिसमें से कुछ तो बहुत ही बेहतरीन है और कुछ को देख के सिर्फ ये बोलने का मन करता है कि चलो। बट हम आज मार्वल की स्टार्टिंग फेज यानी कि मार्वल की फेज 1 की सारी मतलब है ही कितनी, हाँ सारी 6 मूवीज को रैंक करने वाले हैं फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट। और डिस्क्लेमर, कमेंट सेक्शन में गालियां मूतने से पहले आप ये जान लो कि ये मेरी अपनी रैंकिंग है। अगर आप मेरी रैंकिंग से डिसएग्री करते हैं या फिर आपके पास अपनी खुद की रैंकिंग है तो कमेंट सेक्शन में अपनी रैंकिंग बताओ, मुझे गालियां मत दो। तो चलो बिना ज्ञान की बात किए रैंकिंग शुरू करते हैं। तो विदाउट एंटिसिपेशन 6 नंबर की मूवी है थॉर। थॉर अपने आप में ही एक अच्छी मूवी थी, एसगार्ड को बिल्ड करने के लिए अच्छी मूवी थी, थॉर का कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए, लोकी को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो कि आगे जाके एवेंजर्स में भी मेन विलन बनने वाला था, और थॉर की सारी ब्लड लाइन को भी इंट्रोड्यूस करने के लिए एक अच्छी मूवी थी। लेकिन थॉर लैक करती है अपने डायरेक्शन में, थॉर लैक करती है अपनी स्टोरी में, जहाँ पे वो बहुत सारा एक्सप्लोर कर सकते थे, लोकी की बैक स्टोरी एक्सप्लोर कर सकते थे, लोकी की मतलब ब्लड लाइन एक्सप्लोर कर सकते थे, लेकिन उनको बस फ्रॉस्ट जायंट्स और एसगार्डियंस के बीच में झगड़ा दिखाना था और लोकी के कॉन्फ्लिक्ट दिखाने थे कि कैसे लोकी थॉर से और ओडिन से हेट करता है और कैसे लोकी एक रेबेलियन बनता है वहाँ पे। लेकिन ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा डीप हो सकती थी, इसमें अगर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व किया जाता तो, और ज़्यादा एसगार्डियन पॉलिटिक्स और एसगार्डियन मैजिक्स को एक्सप्लोर किया जाता तो। अगर ये मूवी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स टाइप में या फिर एक मिथिकल वे टाइप में बनाई जाती ना, तो ये मार्वल की फर्स्ट मैजिकल मिथिकल मूवी बन जाती जो कि बहुत ही अच्छी होती। लेकिन इन्होंने एक सिंपल सी स्टोरी रखी, थॉर को इंट्रोड्यूस किया, लोकी को विलन स्टैब्लिश किया और एंडिंग में भी एक अच्छी एंडिंग ना देते हुए लोकी को बस क्लिप से नीचे गिरा दिया। हाथ छोड़ समझ, बाबा ने कहा था हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, जो कि नॉर्मल धूम फ्रेंचाइजी की एंडिंग लग रही थी। बस इन्हीं सब रीजंस की वजह से ये मूवी जो है वो इतनी नीचे है इस रैंकिंग में। तो नंबर 6 पे थी थॉर। अब नंबर 5 की बात करते हैं। तो नंबर 5 पे है द इनक्रेडिबल हल्क। मूवी बहुत ही अच्छी थी, मूवी का CGI बहुत ही दमदार था और हल्क वर्सेस एबोमिनेशन की फाइट तो मेमोरेबल वंस में से एक है। लेकिन मूवी लैग कहाँ कर जाती है, मूवी लैग कर जाती है अपने ट्रांसफॉर्मेशन सीन्स में कहीं पे और कहीं पे हल्क की स्टोरी में, जहाँ पे ब्रूस बैनर का पूरा कॉन्फ्लिक्ट एक्सप्लोर कर सकते थे ये लोग, एक फुल फ्लेजेड हल्क एक्शन मूवी दिखा सकते थे। लेकिन इन्होंने बस तय किया कि हमें बस माइन्यूट हल्क रखना है और ब्रूस बैनर को भी उतना नहीं दिखाना है जितना हम दिखा सकते थे, और इसी वजह से ये स्टोरी में लैग करती है और ये एक हल्क एक्शन में लैग करती है, जिसकी वजह से हमें सिर्फ हल्क का एक वो एक्शन सीन जहाँ पे वो ब्रॉन्स्की को लात मारता है और वो एक्शन सीन जहाँ पे वो एबोमिनेशन से लड़ता है, ये 2 ही एक्शन सीन्स देखने को मिले थे। लेकिन इस मूवी में आखिर में जो इन्होंने थंडरबोल्ट रॉस को आयरन मैन से कॉन्फ्लिक्ट करते हुए दिखाया था, जो बात करते हुए दिखाया था और बताया था कि हम स्टैब्लिश कर रहे हैं ग्रेटर MCU को जहाँ पे ये सारे हीरोज एक साथ आने वाले हैं, वही इस मूवी को इस लिस्ट में अपना एक 5वां नंबर देता है। और ये मूवी अपने आप में ही हल्क को लेके एक बहुत अच्छी मूवी थी, क्योंकि इससे पहले जो हल्क की मूवीज आई थी ना वो इतनी अच्छी नहीं थी, और इसमें जो हल्क दिखाया गया था ना वो सच में इनक्रेडिबल हल्क था। उसकी आंखों में गुस्सा दिखता था, उसकी आंखों में देख के पता चलता था कि अगर इसके सामने आ गए ना तो ये हड्डियों के साथ साथ पूरा का पूरा इंसान तोड़ के फेंक देगा। इन्हीं सब रीजंस की वजह से द इनक्रेडिबल हल्क मेरी लिस्ट में है 5th नंबर पे। जहाँ पे अब 4th नंबर की बात करें तो 4th नंबर पे है आयरन मैन 2। आयरन मैन 1 में इतना बैंगर स्टोरी आर्क, इतना बैंगर कैरेक्टर डेवलपमेंट और एक पूरे के पूरे MCU की स्टार्टिंग देने के बाद में आयरन मैन 2 में इन्होंने सॉर्ट ऑफ हग ही दिया था। क्योंकि सच में जब हम थिएटर हॉल में घुसे, जब हमने वो पिक्चर देखी, हाँ मैंने तो थिएटर में नहीं देखी, लेकिन जो भी घुसे होंगे, जिन्होंने भी नहीं देखी होंगी, उन्होंने तो यही बोला होगा कि ये तो टट्टी है। क्योंकि सच में ये पिक्चर उतनी अच्छी नहीं थी, जहाँ पे आयरन मैन के कैरेक्टर को फोकस करते हुए उन्होंने दिखाया कि कैसे वो अपने बाप की लेगेसी को डिस्कवर करता है, एक नया आर्क रिएक्टर बनाता है, कैसे वो अपने इनर स्ट्रगल्स से जूझता है, कैसे फिर वहाँ पे ब्लैक विडो को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन ये मूवी कहीं ना कहीं पे अपने विलन के आर्क में लैग करती है, क्योंकि जहाँ पे ओबायडा स्टेन एक बहुत ही मेमोरेबल विलन था, वहाँ पे इसका जो विप्लैश वाला विलन था ना वो उतना मेमोरेबल नहीं था। अगर इसमें कुछ मेमोरेबल था तो वो था उसका ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि वो सूटअप वाला सीन जो रेस ट्रैक पे हुआ था, वो सूटअप वाला सीन वन ऑफ द आइकॉनिक सीन्स में से एक है। और उसके बाद में वॉर मशीन और आयरन मैन की साथ में लेजर बीम वाली फाइट, और इसमें स्पाइडरमैन का भी फर्स्ट टाइम अपीयरेंस था MCU में
अगर आपने हिडन डिटेल वो मिस कर दी होंगी तो, जहाँ पे ये मूवी एक अच्छी आयरन मैन मूवी बन जाती है। लेकिन यहाँ पे ग्रेटर एमसीयू में इस मूवी का इतना ही रैंकिंग हो सकती है, क्योंकि इससे आगे आने वाली मूवीज़ इससे बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की है। इसलिए मैं इसको 4th रैंक पे विद फुल रिस्पेक्ट रखता हूँ। अगर आप चाहते होंगे कि इसको मैं आगे पुश करूँ तो कमेंट्स में बताना कि आपके हिसाब से ये मूवी कितने रैंक पे होनी चाहिए थी। तो टॉप 3 में घुसने से पहले अगर आपने अभी तक के लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी टॉप 3 पे बात करें तो 3rd नंबर पे है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। क्रिस इवंस का चार्म और वो ट्रांसफॉर्मेशन, फुल बॉडी वाला लुक, भाई कितना पम्प्ड और कितना जैक्ड बंदा दिख रहा था वो। क्रिस इवंस की वजह से ये स्टोरी अपने आप में बहुत अच्छी बन चुकी थी। और कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर हालांकि एक मिड मूवी थी, उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से उसमें कुछ सीन्स थे, जैसे कि वो बॉम्ब पे कूदने वाला सीन, बकी को स्टीव को बचाने वाला सीन, ट्रांसफॉर्मेशन वाला सीन, चाहे स्टीव का फिर अपने आप को सैक्रिफाइस कर देने वाला सीन हो, या फिर मूवी के आखिरी में उठ के नए न्यूयॉर्क में जागने वाला सीन हो, सारे के सारे सीन्स अपने आप में ही बहुत बेहतरीन थे। और ये मूवी भी सेटअप कर रही थी कि कहीं ना कहीं अब आगे एमसीयू में हमें बहुत बड़ा कुछ देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे इसका विलन जो था रेड स्कल वो भी अपने आप में ही भटका हुआ सा था। लेकिन इस मूवी को इसमें इस रैंकिंग में सबसे ऊपर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इसी मूवी में हमें सबसे पहले देखने को मिला था एक इन्फिनिटी स्टोन, एक फुल फ्लेजेड इन्फिनिटी स्टोन जो कि था टेज़रेक्ट इसी मूवी में एक्सप्लोर हुआ था। और इसी मूवी की वजह से एवेंजर्स की पूरी कहानी सेटअप हुई थी, इसीलिए इस मूवी को मैंने 3rd रैंक पे रखा है। तो ये मूवी अपना पर्पस फुलफिल करती है, ग्रेटर एमसीयू को सेटअप करना, एक नए कैप्टन अमेरिका को दिखाना, यानी कि कैप्टन अमेरिका को स्टैब्लिश करना, उसके बाद में कुछ कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना जो कि आगे स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एमसीयू के। तो ये मूवी इसीलिए 3rd रैंक डिजर्व करती है। देन 2nd रैंक पे है द गोट, जो मूवी सारी की सारी एमसीयू मूवीज में सबसे बढ़कर है, जिस मूवी ने सारी की सारी एमसीयू मूवीज के लिए दरवाजे खोल दिए थे नए ऑडियंस के, जिस मूवी को ही देख के यूटीवी एक्शन पे बहुत सारे बंदों ने एमसीयू के फैन बने थे, और जिस मूवी को हम यूटीवी एक्शन पे देख के इतने पागल हो चुकी थी कि भाई ये क्या है, ये कौन लोग हैं, ये एक साथ क्यों लड़ रहे हैं, इनके पास ऐसी शक्तियाँ कैसी आई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दी एवेंजर्स की। 2012 की दी एवेंजर्स, जिसने एमसीयू को सारी लाइमलाइट में ला लिया, मतलब ब्लाइंडिंग लाइट्स में ला दिया कि कैसे एवेंजर्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, एवेंजर्स की मूवीज बन रही है, अलग अलग सुपर हीरोज एक साथ आके लड़ रहे हैं। दी एवेंजर्स ही थी जिसने एमसीयू को अपना पहला बिग हिट दिलवाया था, क्योंकि एवेंजर्स ने ही पहली बार बिलियन क्रॉस किया था बॉक्स ऑफिस पे, जिसकी वजह से ये मूवी बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुकी थी। मार्वल स्टूडियोज बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका था, एक्टर्स जो इसमें काम कर चुके थे वो रातों रात अंडरडॉग्स से बहुत ही ज़्यादा हिट स्टार बन चुके थे। हर कोई चाहता था कि दी एवेंजर्स का कोई ना कोई एक्टर उनके साथ काम करे, या फिर जॉश व्हीडन जो थे जिन्होंने फर्स्ट एवेंजर डायरेक्ट की थी, वो भी रातों रात बहुत ही ज़्यादा फेम ले चुके थे, बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुके थे। पूरे के पूरे मार्वल स्टूडियोज़ पे जैसे कि एक सूरज की किरण पड़ चुकी थी, पूरा का पूरा मार्वल स्टूडियोज चमक उठा था इस एक मूवी की वजह से। सारे के सारे हीरोज का साथ में आना, शील्ड हैरी कैरियर का दिखाना, पूरे के पूरे एवेंजर्स को स्टैब्लिश करना, उसके बाद में लोकी जैसा एक पावरफुल विलन। अगर मूवी कोई हिट होती है ना तो उसके पीछे रीज़न होता है उसकी एक अच्छी स्टोरी, और दूसरा तो उसका एक अच्छा विलन। और लोकी का जो कैरेक्टर आर्क था इसमें वो इतना अच्छा था, लोकी की क्रीपी वाइब्स, लोकी की एंट्री, यहाँ तक कि लोकी का जो एंड भी था ना वो बहुत ही अच्छा था, जिसकी वजह से एवेंजर्स जो है वो एक परफेक्ट मूवी बन जाती है। और लोकी के कैरेक्टर को जितना इसने स्टैब्लिश किया था और लोकी के कैरेक्टर को जितना इसमें लाइमलाइट दी गई थी ना, उतना तो सच में लोकी ने पूरा का पूरा स्क्रीन प्रेजेंस खा लिया था। टॉम हिडलस्टन ने अपनी एक्टिंग से साबित कर दिया था कि इतने सारे एक्टरों के बीच में भी उनकी एक अलग पहचान है। और इसका हिंदी डब भी इतना कमाल का किया था ना उन लोगों ने कि क्या बताऊं। और हिंदी डब में इसका नाम था एवेंजर्स पृथ्वी के महाबली योद्धा। सच में एवेंजर्स सच में नॉस्टैल्जिक मूवी है और बहुत ही अच्छी मूवी है, इसीलिए मैंने इसको नंबर 2 पे रखा है। लेकिन नंबर 1 वाली जो मूवी है वो आप सब लोगों ने गेस कर ही दिया होगा। और एवेंजर्स नंबर 1 पे सिर्फ इसी वजह से नहीं है इस लिस्ट में, क्योंकि इस लिस्ट में वो मूवी एग्जिस्ट करती है। अगर वो मूवी इस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करती तो एवेंजर्स नो डाउटली नंबर 1 पे होती, जो कि है आयरन मैन 1। Do you think Tony Stark would be Tony Stark if he wasn't a billionaire? Tony Stark was able to build this in a cave with a box of scraps. जहाँ से ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ था, बस एक पेपर पे आइडिया था, एक ड्राइंग थी, एक इंसान का सपना था
कि कुछ बनाना है, कुछ ऐसा मैकेनिकल बनाना है, कुछ ऐसा खतरनाक बनाना है जिससे पूरी दुनिया देख के बोले कि ये क्या मुजस्सिमा बना दिया। जो कि थी आयरन मैन की स्क्रिप्ट, जो कि थी आयरन मैन का पूरा कॉन्सेप्ट डिज़ाइन, आयरन मैन के सारे मैकेनिकल सूटअप सीन्स, आयरन मैन का पहले से लेके लास्ट तक का आर्मर बनाना, आयरन मैन का प्रिजन एस्केप, आयरन मैन का केव एस्केप, सारे के सारे सीन्स एक से बढ़कर एक थे। जहाँ पे इस मूवी को 4 चांद लगाने में हाथ था RDJ का, रॉबर्ट डॉनी जूनियर का, जो उन्होंने अपनी एक्टिंग कैलिबर से इस मूवी को पुल ऑफ किया था, जो इस मूवी को एक अलग हाइप लेके दी थी एक्टिंग कैलिबर से अपने, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। और उसका विलन ओबेरॉय स्टेन और उसका वो डायलॉग, टोनी स्टार्क वाज एबल टू बिल्ड दिस इन अ बंच ऑफ स्क्रैप विद अ केव, भाई बहुत ही खतरनाक डायलॉग था वो। अगर मैंने गलत बोल जाऊंगा तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। Tony Stark was able to build this in a cave with a box of scrap. सारे के सारे सीन्स इसमें मेमोरेबल थे, इस वाले को छोड़ के। क्या बात है, इन सब के बावजूद आप सुकून से सोते मैं हो? तुम्हारे साथ भी सुकून से सोने को तैयार हूँ। हाँ, लेकिन सारे के सारे सीन्स इसमें मेमोरेबल थे, सारे के सारे डायलॉग्स मेमोरेबल थे, सारे के सारे एक्टर्स मेमोरेबल थे, सारे के सारे कैरेक्टर्स मेमोरेबल थे। और आखिर में इसके एंड में जो निक फ्यूरी आके बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, एवेंजर्स इनिशिएटिव, वहीं से हमें पता चल चुका था कि ये कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। ये एक मूवी अंत नहीं है, ये एक मूवी बस शुरुआत है अगले आने वाले पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलने वाली मूवीज़ की फ्रेंचाइजीज का। क्योंकि आयरन मैन ने ही ये सब कुछ स्टैब्लिश किया था, और आयरन मैन ही इतनी अच्छी और इतनी ब्रिलियंट एक कैरेक्टर डेवलपमेंट वाली मूवी थी, एक सुपर हीरो को ओरिजिन स्टोरी के साथ स्टैब्लिश करने वाली मूवी थी। इसीलिए ये वेल डिजर्व मूवी है एक फर्स्ट प्लेस के लिए। तो ये थी मेरी रैंकिंग फेज़ 1 की। अगर ये वीडियो अच्छी चली तो मैं फेज़ 2 की रैंकिंग भी लाऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में अपनी रैंकिंग बताना, और ये वीडियो कैसी लगी इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरी और सारी वीडियोस देखना अगर आपको पसंद आई तो। अगर आपको पता करना है कि डॉक्टर डूम यानी डूम्सडे फेल हो गई तो क्या होगा, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देखें। और अगर आपको इंडियन मूवीज़ के बारे में कुछ जानना हो तो ये राइट वाली वीडियो देखें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली SN Netflix की वीडियो में। बाय।